अस्सलाम वालेकुम। बच्चों कैसे हो? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपका रमज़ान भी अच्छा जा रहा होगा। हमारा मैनेजमेंट का ये तीसरा ऑनलाइन लेक्चर है जो आज हम स्टार्ट करेंगे। दूसरे लेक्चर में हमने स्टडी किया था कल्चर। इन्वायरमेंट का एक कंपोनेंट है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है, कोई भी कंपनी जो है, वो एक टाइम में दो इन्वायरमेंट को फेस कर रही होती है। एक इंटरनल एनवायरनमेंट और एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल को हम इसके बाद पढ़ेंगे, पहले हम इंटरनल एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। इंटरनल एनवायरनमेंट वो होता है जिसको मैनेजर्स या इंटरनली कंट्रोल किया जा सकता है, जिसके ऊपर आपका कंट्रोल होता है बीइंग अ मैनेजर। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वो आपके कंट्रोल में नहीं होता, उसकी डिसीजन मेकिंग आपके कंट्रोल में नहीं है। आप उसके असर को कम करने के लिए अपने डिसीजंस कर सकते हैं बीइंग अ मैनेजर। ठीक है। उसमें हमने स्टार्ट किया था कल्चर। एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, कल्चर क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको हमने बड़ा डिटेल में स्टडी किया। हमने फिर मैनेजमेंट के व्यूज देखे। ओमनीपोटेंट व्यू ऑफ मैनेजमेंट को हमने पढ़ा, सिंबॉलिक व्यू ऑफ मैनेजमेंट को थोड़ा सा देखा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोगों ने सॉरी, आज थोड़ा सा गला भी खराब है। हमने फिर डायमेंशंस पढ़ी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की। ठीक है। और स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के पॉइंट्स पढ़े कि स्ट्रॉन्ग में क्या क्या करेक्टर्स होते हैं और वीक में क्या क्या। तो किसी भी कल्चर को हम वीक क्यों कहते हैं, किस बुनियाद पे कहते हैं, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो स्ट्रॉन्ग किन वजूहात की बिना पे होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे कि कल्चर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आता कहाँ से है, बनता कैसे है, फिर वो मेंटेन कैसे होता है। बनाना ही मकसद नहीं होता, उसको आगे लेके चलना भी मकसद होता है। ठीक है। क्योंकि ये कल्चर को ऐसी चीज़ नहीं है कि ये दिनों में बन जाए, दिनों में डेवलप हो जाए। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग कल्चर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप करना चाहते हैं तो ये बड़ा टाइम लेता है। ये डेकेड्स ले जाता है, दहाइयों पे चला जाता है। ठीक है। और वो इसीलिए जाता है क्योंकि स्टार्ट से लेके एंड तक उसी कल्चर को रिफाइन किया जाता है, उसी कल्चर को फॉलो किया जाता है। कल्चर बार बार चेंज नहीं होता, एब्रप्ट चेंज कल्चर में नहीं हो सकती। ये मतलब कपड़े नहीं है जो हम कहें कि जी आज अगर हमने ये सफ़ेद रंग का सूट पहन लिया तो ये अच्छा नहीं लगा, कल चेंज कर देंगे। ठीक है। कल्चर इज समवट वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। ठीक है। अच्छा, अब ये बनता कैसे है, और अगर ये बन जाता है तो फिर इसको आगे स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाता है और फिर मेंटेन कैसे किया जाता है। ठीक है। आज हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है जी। हम सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के सोर्स क्या है, बनाता कौन है, कहाँ से आता है कल्चर, कल्चरल वैल्यूज कहाँ से डेवलप होती है। सबसे पहला जो सोर्स है वो है ऑर्गेनाइजेशन फाउंडर, मालिक। और ये ज़रूरी नहीं है कि मालिक एक फ़र्द वाहिद हो। बाज़ औक़ात एक से ज़्यादा पार्टनर्स की कंपनी होती है, वो भी वो फाउंडर्स होते हैं। ठीक है। फिर जो कॉरपोरेशंस होती हैं, कॉरपोरेट एंटिटीज़ होती हैं, उनमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है। ये उनकी तरफ से आता है, मगर वो देते कैसे हैं? वो देते हैं विजन और मिशन की शक्ल में। जब भी कोई कंपनी बनती है उसका एक विजन डिसाइड होता है, वो लिखा जाता है। उसका एक मार्ज़ वजूद में आने का एक मकसद होता है, जिस मकसद को उसने अचीव करना होता है। एक प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई चीज़ है, सर्विस से रिलेटेड कोई चीज़ होती है, जिसको वो एक्सप्लेन करते हैं कि वो करने क्या जा रहे हैं, वो चाहते क्या हैं, मिशन क्या है उनका। ठीक है।
दूसरा सोर्स है पास्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब बाज औकात होता यह है कि विजन और मिशन बन गया है, फिर होता यह है कि जब आप विजन और मिशन के अकॉर्डिंगली जब अपने डिसीजन कर रहे होते हो, कल्चर बना रहे होते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है क्या कि जो कल्चर वैल्यूज़ बनाई जा रही हैं वो कामयाब भी हों। क्योंकि आप हमने पहले पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर दो इन्वायरमेंट असरअंदाज हो रहे हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। कोई एक ऐसी वैल्यू जो कि इंटरनली आपके एम्प्लॉयज को पसंद नहीं आती, उसको वो कंट्राडिक्ट करते हैं, वो फिट नहीं बैठती, वो कल्चर का हिस्सा नहीं बनती फिर जबरदस्ती, क्योंकि कल्चर नहीं होता, कल्चर होता है वाइडली शेयर्ड, तो शेयर्ड होता है, थोप नहीं सकते आप जबरदस्ती। ठीक है, अगर थोपेंगे तो वो वाइडली शेयर्ड होगा, बड़ा वीक कल्चर हो जाएगा। ठीक है, तो पास्ट प्रैक्टिसेस में जो वैल्यूज या जो आपकी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जिन्होंने आपको ठीक रिजल्ट दिए, प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट की, काम करने के वो तरीके जिनसे कामयाबी हासिल हुई, वो भी कल्चर का एक हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, तीसरा जो सोर्स है बिहेवियर ऑफ टॉप मैनेजमेंट। कि टॉप मैनेजमेंट जो है वो किस वैल्यू के ऊपर जोर ज्यादा देती है, उसका रवैया क्या है वैल्यूज के ऊपर। देखिए, अगर एक कंपनी की वैल्यू ये है कि हमने ऑनेस्टी की जो है उनका एक कल्चर है कि जी ऑनेस्ट, व्हाइल वी आर वर्किंग वी शुड बी ऑनेस्ट। अच्छा, अब पता ये चलता है कि जनाब वहां पर कोई एक एम्बेजलमेंट कर दी थी किसी एम्प्लॉय ने, कोई फ्रॉड कर दिया। अच्छा, जब फ्रॉड कर दिया, फ्रॉड करने के बाद पता ही चला, फ्रॉड साबित भी हो गया, हर चीज होगी, मगर बंदे को पनिशमेंट नहीं दी गई। अब ये जो पनिशमेंट ना देना है, ये टॉप मैनेजमेंट का एक बिहेवियर है टुवर्ड कल्चर। फिर क्या होगा, फिर ऑनेस्टी जो है वो कल्चर का हिस्सा नहीं रह जाएगी, अगर रहेगी भी तो बड़ी वीक फॉलो होगी। ठीक है, जिस वैल्यू को स्ट्रांगली फॉलो करवाया जाना चाहिए, उसके ऊपर टॉप मैनेजमेंट का जो बिहेवियर होता है वो बड़ा पॉजिटिव होता है। ठीक है, ताकि उसको प्रमोट किया जाए सो दैट पीपल शुड फॉलो इट। ठीक है, ये तीन सोर्सेज जहां से ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बनता है, उसकी वैल्यूज बनती हैं, काम करने के तरीके बनते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये यहां तक तो जी बन गया, ये है कल्चर बनाने के सोर्सेस। कोई नई कंपनी बनी है, उसमें पहले विजन एंड मिशन बना, उसके बाद फिर उन्होंने प्रैक्टिसेस स्टार्ट कर दी, काम करने के तरीके आने शुरू हो गए, जिनसे गलत रिजल्ट आए वो कल्चर से निकाल दिए, जिनसे अच्छे रिजल्ट्स आए वो रख लिए, वो कल्चर का हिस्सा बना लिया। ठीक है, फिर उसके ऊपर टॉप मैनेजमेंट का रवैया भी पॉजिटिव हो गया उसको प्रमोट करने के लिए। अब ये तो चीजें हो गई कल्चर इंट्रोडक्शन, क्रिएटिंग, ये क्रिएशन होगी ना कल्चर की। अच्छा, अब बात यह है कि क्रिएट तो कर लिया, अब उसको सस्टेन कैसे करना है, कंटिन्यू कैसे करना है। कि अब एक दफा चीज बन गई, अब उसको आगे लेके चलना है ऐसे ही जैसे वो बनी है, या उससे ज्यादा रिफाइन होती जाती है कल्चर्स, बट एडवर्स नहीं होते वो। अब कंटिन्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, अब कंटिन्यू कैसे करते हैं। पहला टूल, रिक्रूटमेंट ऑफ लाइक माइंडेड एम्प्लॉयज हु फिट। अब आपने जो लोग हायर करने हैं, जो हायरिंग होनी है आपकी लोगों की, वो आपने ऐसे लोग हायर करने हैं जो आपके कल्चरल वैल्यूज के मुताबिक फिट बैठते हैं। ठीक है, पाक आर्मी, इसमें ओपन माउथ बंदा नहीं जा सकता।
इसमें कोई ऐसा आर्मी ऐसे बंदे को सिलेक्ट नहीं करती जो ओपन माउथ हो, ज्यादा बोलता हो, अपनी ओपिनियंस देता हो, क्रिएटिव हो, उनको नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी पाक या किसी भी मुल्क की आर्मी में क्रिएटिविटी नहीं चाहिए होती है, ठीक है। वहां पे क्या चाहिए है कि यार ये देखें कि ये बंदा गुड फॉलोअर है कि नहीं है, कि ऑर्डर फॉलो करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या ये बंदा ऑर्डर फॉलो करता है, उसकी हायरिंग हो जाती है। जिसको वो देखते हैं कि जनाब ये ज्यादा कॉम्पिटेंट आदमी है, ज्यादा जहीन है, बोलता है, क्रिएटिव है, उसको नहीं रखते वो लोग। कहते हैं ये हमारा ये वेस्ट ऑफ टैलेंट है। वो क्यों नहीं रखते? कि जब वो उधर आएगा तो वो उन वहां की कल्चरल वैल्यू से कंट्राडिक्ट कर रहा होगा, वहां से मैच नहीं करता, ठीक है। इसी तरीके से कोई ऐसी कंपनी है जिसका कल्चर ये है कि जनाब यहाँ पर हंसी मजाक में काम होता है, देयर इज नो फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है, सब इक्वल है, नो बॉस, नथिंग, आए अपने डेस्क पे बैठे काम करें, एक दूसरे से गपशप करें, देयर इज नो जूनियर नो सीनियर। कोई ऐसी कंपनीज पाकिस्तान में है जिनमें बॉस को सिर्फ नाम से पुकारा जाता है, सिर्फ नाम, ईमेल के ऊपर भी उसका नाम लिखा जाता है, नो मिस्टर, नो साहब। अब हमारे जब गवर्नमेंट के इदारे ले लें या छोटी ऑर्गेनाइजेशन, लोकल पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन ले लें, तो आगे काफ़ी रदीफ मिलाए हुए होते हैं जनाब, कि जनाब मोहतरम मुकरमी जनाब आला, तो पता नहीं क्या क्या कुछ, ठीक है। अच्छा, अब उस किस्म की जो ओपन ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अगर कोई खड़ूस किस्म का बंदा चला जाए, वो खुद भी तंग होगा, जाके वहां की ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को भी डिस्टर्ब करेगा। तो ऐसे लोग रखने चाहिए जो कि आप ये देखें कि आपके कल्चर से वो मैच करते हैं, उनकी जो पर्सनालिटी ट्रेट है, जो उसकी पर्सनालिटी है, वो क्या आया कि इस बात की इजाज़त देती है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से वो मैच करे, काम करे, आपके कल्चर को प्रमोट करे, जल्दी फिट हो जाए, ठीक है। ऐसे बंदे रखते जाएंगे तो कल्चर आपका और स्ट्रांग होता जाएगा, ठीक है। अगर आप अपने कल्चर के अगेंस्ट बंदे रखते जाएंगे तो क्या होगा, एक वक्त आएगा कि जी रिक्रूटमेंट सारी ऐसी हो गई कि कल्चर एक साइड पे रह गया, एंटी कल्चर बंदे सारे हायर हो गए, पता चला कल्चर ही गायब हो गया। ऑर्गेनाइजेशन ने जो मेहनत करके कल्चर बनाया था वो फारिग हो गया, वो फॉलो ही कोई नहीं करता, क्योंकि वो वाइडली शेयर्ड ही नहीं है। जो लोग हायर किए गए हैं, जो लोग रिक्रूट किए गए हैं, उनका जो माइंड है वो फिर कल्चर से मेल ही नहीं खाता, ठीक है। अच्छा, अब कल्चर बना, देखें यही चीज समझने वाली है कि वैल्यूज कल्चर बने किस बेस के ऊपर हुआ है, क्यों जरूरत है हमें कि कल्चर को स्ट्रांगली शेड करवाया जाए, कल्चर स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि कल्चर बना है आपकी कंपनी के मकसद के अलाइनमेंट में। आपके कंपनी का, आपने अपनी कंपनी का, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन और जो मकसद था एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस का, उसको मद्देनजर रखते हुए ही कल्चर बनाया है, ठीक है। वो कल्चर आपके विजन और मिशन को सपोर्ट करेगा, और वो तब ही सपोर्ट करेगा जब वो स्ट्रॉन्ग कल्चर होगा, जब सब लोग उसको शेयर करेंगे, वाइडली शेयर होगा, वो सब लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, तभी होगा ये, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अब एक मिसाल के तौर पे एक ऐसी कंपनी है जो ये कहती है कि जी कस्टमर इज किंग, कस्टमर सर्विस सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। वो ट्रेनिंग भी देते हैं, बंदे भी रखते हैं। एक बंदा ऐसा आ जाता है जो बड़ा खड़ूस किस्म का, बदतमीज किस्म का आदमी है, ठीक है। कस्टमर ने जनाब कॉल की, उसने कस्टमर को जनाब झाड़ दिया, बदतमीजी कर दी। अब क्या हुआ कि बात है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन उनका विजन और मिशन के अंदर है, भाई हमने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है ताकि हमारे पास इस कस्टमर को देख के और कस्टमर आए। मगर उसने तो आपका कस्टमर भगा दिया, वो जाके 10 कस्टमर को खराब भी करेगा। तो कल्चर जो है वो ऐसा बना हुआ है कि जी विजन और मिशन को सपोर्ट करता है, ठीक है, ये इसीलिए बनाए जाते हैं।
रिक्रूटमेंट हो गया। अच्छा, उसके बाद दूसरी जो चीज है वो हम लोग बंदे को तो हमने हायर कर लिया है जो कि हमारे कंपनी के हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से जिसका मिजाज मेल खाता हो। ठीक है, रही सही कसर हमने अब कहाँ पूरी करनी है, वो पूरी करनी है हमने उसके सोशलाइजेशन प्रोसेस से। अब सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या चीज है? जब आप किसी भी कंपनी के अंदर नए नए जाते हैं या कोई नया बंदा हायर होता है, उसको नौकरी मिलती है, वो जब जाता है तो क्या उसको जाते साथ ही काम पे लगा देते हैं, ये लो भी ये तुम्हारी सीट है, ये तुम्हारा काम है, चलो बिस्मिल्लाह करो शाबाश? ऐसा नहीं होता। उसको 2 4 5 7 दिन जो है वो वहां पर उसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि यहाँ पे काम कैसे होता है। इंटर्नशिप्स होती हैं कई कंपनीज के अंदर, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं। अच्छा, जब नया आपका कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में जाता है तो अच्छी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने एक प्रोग्राम रखा होता है ट्रेनिंग का, शॉर्ट ट्रेनिंग का, ओरिएंटेशन कहते हैं उसको, कहते हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ओरिएंटेशन कहते हैं आगाही। उस प्रोग्राम के अंदर वो कल्चर, वैल्यूज, क्या काम आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कैसे काम करते हैं, ये कंपनी कब बनी थी, वो सारी उसको ट्रेनिंग देते हैं उस ओरिएंटेशन प्रोसेस में। वो ओरिएंटेशन जी बेसिकली है सोशलाइजेशन। ठीक है, कि नए एम्प्लॉय को आप हेल्प आउट करते हैं, उसको सिखाते हैं कि कल्चर हमारा ये है, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें घुल मिल जाए, कल्चर को एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, अब ये हो गया फेज। हमने पढ़ लिया सोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, किसी भी कंपनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर कहाँ से आता है, कैसे बनता है, किन किन जगहों से आता है। दूसरा आ तो गया, अब आगे चलाना कैसे है उसको वैसे ही। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमने स्टडी कर लिए कल्चर से रिलेटेड। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। हाँ जी, अब इसकी मिसाल देते हैं क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा ये समझने में मुश्किल होगी, तो इसी पर्पस के लिए एक छोटी सी मैंने एक स्लाइड बनाई है। सिंगल स्लाइड में आपको ये बताऊंगा कि एक्चुअली कैसे कल्चर बनते हैं, जो हमने पीछे पढ़ा है। अब बड़ा एक फेमस इदारा है, कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली नोन एंड एक्नॉलेज्ड, और जिसके पास मोबाइल है उसको तो बिल्कुल पता है। ये कंपनी है जी फेसबुक, एफबी कहते हैं इसको शॉर्ट में। अब इसका विजन क्या था? इसका विजन था पीपल यूज फेसबुक टू स्टे कनेक्टेड विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, टू डिस्कवर व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड एंड टू शेयर एंड एक्सप्रेस व्हाट मैटर्स टू देम। जी, अब इस विजन में ना 4 बड़े की पॉइंट हैं जिससे ये पता चलता है कि ये करने क्या वाले हैं, इन्होंने करना क्या है। पहला, ग्लोबल स्कोप है इनका, ग्लोबल प्रेजेंस, कि इनका जो बिजनेस है वो पूरी दुनिया में हो। पीपल, ये नहीं लिखा कि पीपल ऑफ यूएस, पीपल ऑफ एशिया, पीपल ऑफ अमेरिका, पीपल ऑफ कनाडा, ब्रिटेन ना। सिंपल, पीपल मीन्स दुनिया। दुनिया में जहां भी इंसान पाया जाएगा वो यूज करेगा फेसबुक। अच्छा, किस लिए? टू स्टे कनेक्टेड, कम्युनिकेट। कनेक्ट का मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। ओके हो गया। टू डिस्कवर व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, डिस्कवरी, इंफॉर्मेशन। दूसरा, तीसरा हो गया जी, पहला ग्लोबल प्रेजेंस, दूसरा कम्युनिकेशन, तीसरा डिस्कवरी, एंड टू शेयर एंड एक्सप्रेस व्हाट मैटर्स टू देम। हाँ जी, जो उनके लिए मायने रखता है उसको वो शेयर करते हैं, करेंगे, और एक्सप्रेस भी करेंगे, अपने इजहार राय करेंगे। ठीक है, अब फेसबुक पे यही कुछ होता है, ऐसा ही है ना। आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ कनेक्टेड भी हैं,
चैट भी हो रही है, ठीक है, फिर पोस्ट हो रही है। अब पोस्ट क्या है? पोस्ट ये है कि जी आपके लिए जो मैटर करती है वो चीज अपनी वॉल पे पोस्ट कर देते हैं, फिर उसके ऊपर क्या होता है, एक्सप्रेशन होते हैं, लाइक, डिसलाइक, एंग्री, लव, ठीक है। ये वो उनका विजन था। मिशन क्या था? विजन की लाइट में किसी भी कंपनी का मिशन बनता है, to give people the power to share and make the world more open and connected। आओ जी। अब मिशन और विजन आपस एक लाइन में है, एक दूसरे से कंट्राडिक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। अब इसमें भी 3 पॉइंट है। एम्पावरिंग पीपल, लोगों, ये फेसबुक कौन यूज कर रहा है? लोग कर रहे हैं, लोगों को पावर दी गई है, ठीक है। किस लिए? ये कम्युनिटी बिल्डिंग करवाएं। कम्युनिटी बिल्डिंग होगी, पीपल यू मे नो आ जाता है ना कभी कभी आपके पास, तो आप क्या करते हैं, ओके करते हैं, तो आपकी एक कम्युनिटी बिल्डअप हो रही है, कनेक्टिंग द वर्ल्ड। ऐसे करते करते एक चेन बन गई, पूरा पूरी दुनिया के लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए, ठीक है। अब इसके कल्चरल वैल्यूज क्या है? हमने विजन और मिशन को देखा सिर्फ इसलिए कि हम ये जान सकें कि कल्चर कैसा बनाया, क्या इसको सपोर्ट करने के लिए बनाया, कल्चर का इसके साथ कोई ताल्लुक है कि नहीं है। अच्छा, मार्क जकरबर्ग ने कहा था जी कि अभी आप चले भी जाए फेसबुक की जो साइट है उसके ऊपर, जब आप करियर्स के पेज पे जाएंगे तो उस पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, बी बोल्ड, फोकस ऑन इम्पैक्ट, मूव फास्ट, बी ओपन, बिल्ड सोशल वैल्यू, ठीक है। ये 5 इनकी कोर वैल्यूज है। कोर का मतलब मेन वैल्यू यही है, यही कल्चर है। नीचे जो छोटे छोटे इनके एक्शंस होंगे, जो काम करने के तरीके होंगे, वो इन्हीं की रोशनी में बनाए जाएंगे। बी बोल्ड मतलब involves taking the risk needed to accomplish great things in a rapidly changing world। अब देखिए, वर्ल्ड को कनेक्ट करना है, वर्ल्ड चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि रिस्क लें। इट इज रिस्क टेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब जो बंदे रखे जाएंगे इसमें क्रिएटिव बंदे रखे जाएंगे, क्रिएटिविटी को इनकरेज किया जाएगा, जो क्रिएटिव नई चीज क्रिएट करेगा उसको ये इनाम देंगे। ये कल्चर है वहां का कि बी बोल्ड, वो जो आता है करो, बी योर सेल्फ, ठीक है, सोचो, क्रिएट करो, यू विल बी रिवॉर्डेड। फिर क्या है, लोग भी क्रिएटिव रखे जाएंगे, रिक्रूटमेंट भी क्रिएटिव लोगों की होगी। फिर रिस्क लेने के लिए उनको चांसेस भी दिए जाएंगे, रिस्क लेने का माहौल होगा। वो कहेंगे सर क्यों ना हम फेसबुक के ऊपर एड वाला काम चला दें। जी वो यार काम तो ठीक है, अर्निंग भी होगी, वर्कआउट करें इसके ऊपर। किया, लॉन्च किया, ओके हो गया। फिर एक और आइडिया आया कि किसी ने कहा जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि बात यह है कि लोग वेबसाइट्स बनाने में पैसा खर्च करते हैं, ट्रैफिक जो है लोगों की वहां जाती है, हम लोग फेसबुक के ऊपर ही शॉप का एक पेज क्यों ना दे दें कि लोग अपनी शॉप, ऑनलाइन शॉप वहां बना दें। वेरी गुड आइडिया, गो एंड गेट इट, ओके जी हो गया। इस तरीके से क्रिएटिविटी, इनोवेशन आ रही है, लोग रिस्क ले रहे हैं, उनके एम्प्लॉयज रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि कंपनी चाहती है, कंपनी की विजन में कि कोई ऐसा तरीका कि वो कनेक्ट रहे, ठीक है। फोकस ऑन इम्पैक्ट, aims to solve the most important problem and not waste time on lesser issue। कहते हैं छोटे मोटे इश्यूज को अब नजरअंदाज कर दें, कोई इशू वाली बात नहीं है, जो मेन मसला है सबसे पहले उसको फोकस करें। क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल प्रेजेंस है, बड़ा मसला बड़ी जल्दी इनके कलैप्स का वजह बनेगी, ठीक है। छोटे का कोई इशू, इसलिए क्या होता है कि छोटे मोटे इश्यूज के ऊपर कम्युनिकेशन इनकी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती, जैसे ही कोई बड़ा प्रॉब्लम आएगा कंपनी वाले घरों से भी उठ के आ जाएंगे। ये कल्चर होगा। मूव फास्ट, रिफ्लेक्ट द बिलीफ दैट मूविंग क्विकली एंड मेकिंग मिस्टेक इज बेटर देन मूविंग स्लोली एंड मिसिंग अपॉर्चुनिटी। कहते हैं यार जल्दी करें, क्विक। देखा ना,
कि पहला कल्चर था रिस्क टेक करें, और रिस्क तभी लेंगे ना कि जब आप जल्दी जल्दी चलेंगे, तेज चलेंगे, इनोवेशन, रिस्क लेंगे, इनोवेशन ज्यादा आएंगी, आप जल्दी चलेंगे। वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, आप बाकियों से आगे चलें, दौड़ें, कोई बात नहीं, अगर मिस्टेक्स हो भी जाती हैं तो ठीक है, मिस्टेक्स बेहतर है बजाय इसके कि हम लोग वहीं पे खड़े रहें और अपॉर्चुनिटीज को मिस करते हैं। इसलिए फेसबुक में कई ऐसे फीचर्स आए हैं जो कि बहुत पहले दिए इन्होंने, इंस्टाग्राम में बहुत बाद में दिए, और जो ट्विटर है वो अभी तक वहीं पे खड़ा हुआ जहां से आया था। ठीक है, बी ओपन रिफ्लेक्ट्स साउंड बिलीफ, अब ये बिलीफ है दैट इन्फॉर्म्ड पीपल मेक बेटर डिसीजन। हाँ जी, बी ओपन, इंफॉर्मेशन के लिए अपने आप को ओपन रखें, हालात हाजरात हाजरा का जायजा आपके पास होना चाहिए, आपके पास अब यू मस्ट बी इन्फॉर्म्ड कि आपकी फील्ड में क्या हो रहा है, ताकि आप बेहतर फैसला कर सकें। ठीक है, इसीलिए इनको कल्चर ऐसा डेवलप किया होगा कि इनको ट्रेनिंग्स दी जाती होंगी कि जी आप अब ये इस कंपनी में ये हो रहा है, मार्केट में ये हो रहा है, मार्केट जो है ये रिस्पॉन्सिव ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है जी, बिल्ड सोशल वैल्यू बाय ब्रिंगिंग द वर्ल्ड क्लोजर टुगेदर, लाएं जी, आप बिल्ड सोशल वैल्यू, भाई लोगों को इकट्ठा होने की इस जगह के ऊपर कोई वैल्यू दो ताकि वो इकट्ठे हों। किस लिए? ब्रिंगिंग द वर्ल्ड क्लोजर टुगेदर, दुनिया को आपस में करीब करने के लिए। अब देखें क्या ये कल्चर जो है आप फेसबुक की मिशन और विजन से मैच नहीं करता? अगर ये इस कल्चर के हिसाब से काम करें, सब लोग इस कल्चर को फॉलो करें, इन पॉइंट्स को फॉलो करें, तो क्या कंपनी का विजन और मिशन अचीव नहीं होता? होता है। तो कल्चर बनाया ही इसीलिए जाता है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाए। ठीक है जी, यहां तक आपको समझ आ गई होगी एग्जाम्पल की वजह से। नेक्स्ट अब हम स्लाइड देखते हैं जी। ये स्ट्रॉन्ग और वीक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में फर्क क्या क्या है, ये मैं बड़ी बड़ी जल्दी से गो थ्रू करूंगा क्योंकि ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हुआ हूँ। स्ट्रॉन्ग कल्चर में वैल्यूज वाइडली शेयर की जाती हैं, यानी कि तमाम लोग उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, वीक कल्चर में वैल्यूज लिमिटेड होती हैं, चंद लोगों को, अमूमन टॉप मैनेजमेंट, जैसे कि सियासी पार्टियां होती हैं। ठीक है, अब जैसे पीटीआई है या नून लीग है, इसका कल्चर ये ऊपर वालों को ही पता होता है, नीचे बेचारे जो वर्कर्स होते हैं उनको नहीं पता होता, इसलिए वीक कल्चर्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग कल्चर में कल्चर कन्वेज कंसिस्टेंट मैसेजेस अबाउट व्हाट्स इंपॉर्टेंट। यस, कि जो स्ट्रॉन्ग कल्चर होता है उसमें बार बार एक मैसेज दिया जाता है कि अहम क्या चीज है, आपकी कोर वैल्यू क्या है, ऑनेस्टी है या परफॉर्मेंस है या इन्वायरमेंटल आपकी प्रोटेक्शन है। ठीक है, वो बार बार आपको, क्योंकि उसके ऊपर जोर बहुत दिया जाता है, या टीम वर्क है, टीम बिल्डिंग। आप चले जाइए कोको कोला इंटरनेशनल का हेड ऑफिस है लाहौर गुलबर्ग में, वहां जाके जब आप देखेंगे ना उनके कैफेटेरियाज में टीम बिल्डिंग के बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं कि टीम्स के फायदे बताए हुए हैं कि जी टीम ये होता है, टीम्स में ऐसे होता है, उसके कई स्लोगन्स बनाए हुए हैं उन्होंने। वो बार बार यही चीज क्या कर रहे हैं कि टीम बिल्डिंग, ग्रुपिंग, टीम्स में काम करो। ठीक है, क्योंकि टीम से परफॉर्मेंस ज्यादा आती है, हमने पीछे पढ़ा। अच्छा, अब वीक में क्या होता है? कल्चर सेंड्स कंट्राडिक्टरी मैसेजेस अबाउट व्हाट्स इंपॉर्टेंट। जब कल्चर मोस्टली लोगों, ज्यादा लोगों में शेयर्ड ही नहीं है, तो फिर ये भी नहीं पता चलता कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। स्ट्रॉन्ग कल्चर में मोस्ट एम्प्लॉयज कैन टेल स्टोरीज अबाउट कंपनी हिस्ट्री, हीरोज,
अच्छा, अब हमने पीछे पढ़ा था टॉप मैनेजमेंट बिहेवियर। टॉप मैनेजमेंट का जो बिहेवियर है ना, वो टुवर्ड्स एनी वैल्यू बिलीफ कल्चर, वो क्या होता है कि जब किसी वैल्यू को प्रमोट करना होता है तो वो रिवॉर्ड देते हैं, और रिवॉर्ड भी ऐसा देते हैं फिर वो स्टोरी बन जाती है कि जी हमने ऐसा किया, वो अच्छा ऐसा किया, उसको प्रमोट कर दिया जनाब, उसने ये हमारी वैल्यू जो थी इसको बड़ा कंसिस्टेंटली फॉलो किया, तो प्रमोशन हो गई। ठीक है, ये स्टोरीज बन जाती हैं कि जी एमडी साहब ने ऐसे किया, या उसको ये रिवॉर्ड दिया गया, फिर जिसने उसको वायलेट किया रूल को, उसको जी टर्मिनेट कर दिया, खड़े खड़े ही टर्मिनेट कर दिया। ये स्टोरीज बन जाती हैं। ठीक है, फिर इन्हीं में वो हीरोज और विलन्स बना देते हैं। वो यार वो बड़ा बड़ा बुरा आदमी था यार, उसने कंपनी का बड़ा नुकसान किया, उसने कंपनी का ये जो है ना ये वैल्यू फॉलो नहीं की, उससे इतना नुकसान हुआ, कंपनी ने उसको निकाल दिया। ठीक है जी, ये अब उसको विलन बना दिया। तो जिसने अचीव किया उसको रिवॉर्ड भी दिया जनाब, फिर उसकी तस्वीरें भी लगा दी, फिर जनाब उसे कारनामे छपने शुरू हो गए, गेटों पे लगा दिए, ये तरीकेकार होते हैं, उसको हीरो बना दिया। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन क्यों? क्योंकि उस कल्चर को जो आप चाहते हैं उसको प्रमोट करने के लिए ये किया जा रहा होता है, ताकि लोगों के अंदर मोटिवेशन बढ़े देख देख के कि जी उसने किया, फिर हम भी करेंगे, शायद हमें भी कुछ मिल जाए, हमें भी कोई हीरो माने। वीक कल्चर एम्प्लॉयज हैव लिटिल नॉलेज ऑफ कंपनी हिस्ट्री और हीरो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब उनको यही नहीं पता कि क्या ठीक कल्चर है, क्या वैल्यू, जब उनके साथ वैल्यूज शेयर ही नहीं की गई, तो टॉप मैनेजमेंट में शेयर हुई है, तो नीचे तक उनको क्या पता है कि हीरो कौन है और विलन कौन है? बस ठीक है, ना वैल्यूज का पता है, ना ये पता कि वायलेट कौन सी की है, निकाला है या उसको रिवॉर्ड दिया है, कोई पता नहीं है। हमारे जो गवर्नमेंट के हमारे जो इदारे हैं, ये इसमें बड़ी चीज है कि बड़ा वीक कल्चर है। हमारे जो सिविल जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे, चाहे वो आप कोर्स ले लें, चाहे वो आप फाइनेंस ले लें, कोई भी ऐसा इदारा ले, ठीक है, जिसमें कोई कल्चर नहीं है। अब अब कॉलेज का कल्चर क्या है, यूनिवर्सिटी का कल्चर क्या है, अच्छे स्कूल का कल्चर क्या है कि जी पढ़ेंगे तो पास होंगे। ठीक है, अब इसको प्रमोट करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, जो पढ़ेंगे उन्हीं को पास करेंगे ना, जो नहीं पढ़ेगा, कॉलेज नहीं आएगा, जो मिसबिहेव करेगा, वो टॉपर हो जाए, समझ से बाहर है। इसका मतलब ये है कि आगे फ्यूचर में क्या होगा कि लोग कहेंगे यार कल्चर इज नथिंग, वैल्यूज आर नथिंग, क्योंकि उससे कौन सा फर्क पड़ रहा है। ठीक है, एम्प्लॉय स्ट्रांगली आइडेंटिफाई विद कल्चर, हाँ यस, कल्चर के साथ फिर फुली वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं। वीक में क्या होता है, कल्चर के साथ कोई वाकफियत नहीं होती। वही बात कि जब कल्चर का असर ही नहीं पड़ना है, तो फिर कल्चर को जानने की जरूरत ही क्या है? ना जानने की जरूरत है, ना टॉप मैनेजमेंट आपको बताती है। लास्ट पॉइंट है जी, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन शेयर्ड वैल्यूज एंड बिहेवियर। यस, वैल्यूज और बिहेवियर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आ जाता है। आपके रवैये वैल्यूज के मुताबिक हो जाएंगे। अगर एक कंपनी में है ना कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कि जी बी ऑनेस्ट, आप स्ट्रॉन्ग कल्चर में आपका बिहेवियर जो होगा वो ऑनेस्टी वाला बिहेवियर हो जाएगा, ऑनेस्ट हो जाएगा। ठीक है, वीक कल्चर में कोई आपस में कनेक्शन नहीं, वैल्यू का रवैये के साथ। जैसे अभी बहुत ज्यादा काम हो रहा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर, पिछली दहाई में हैरेसमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा थ्योरीज आई, फिर रूल्स बने
या आप हिरासा नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरीके से फिर और भी इसमें डेवलपमेंट होती जा रही है, मगर ये वैल्यूज शेयर की जाती हैं। और फिर रवैये भी इस तरह के होते हैं कि फिर हिरासा नहीं किया जाता है। अगर हिरासा किया जाएगा तो फिर अब बात वही आ जाती है कि हैरेसमेंट, अगर हैरेसमेंट जो है, हिरासा करने का जो एंटी कल्चर है, स्ट्रॉन्ग कल्चर है, कि अगर आप किसी का ऑर्गेनाइजेशन में ये कहते हैं कि जी ना, सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है इज फॉरबिडन, प्रोहिबिटेड, ये हमारा कल्चर है, ठीक है, उसमें लोग नहीं करेंगे। लोगों का बिहेवियर ही ऐसा होगा कि हैरेसमेंट होगी नहीं। अगर स्ट्रॉन्ग कल्चर है, वीक कल्चर है, वो कहते हैं क्या, कोई इशू नहीं, लिखा ही हुआ है ना, जाने दो, हैरेसमेंट कर लेते हैं, कौन सा को फर्क पड़ना है। तो रवैये वैल्यूज के साथ मैच नहीं करते, कनेक्ट नहीं होते, ठीक है जी। हाउ एम्प्लॉयज लर्न कल्चर, हाँ जी, कल्चर बना लिया, उसको कंटिन्यू भी कर लिया, अब लोगों के दिमाग में कैसे डालना है, लोगों को सिखाना कैसे है, लोग कल्चर सीखते कैसे हैं। देखें, जैसे स्टूडेंट खुद नहीं पढ़ता ना, उसको पढ़ाना पड़ता है, ऐसे ही कल्चर जो है वो सिखाना पड़ता है। जरूरी नहीं कि मतलब पढ़ाया जाए उसको कल्चर या समझाया जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसे काम किए जाते हैं जिससे वो ऑटोमेटिकली देखता है और सीखता है कल्चर को। जो एक चीज बार बार देखेगा, बार बार सुनेगा, तो सीख जाएगा, ठीक है। कल्चर सिखाने के लिए कोई क्लास नहीं होती, क्लासेस नहीं होती। अच्छा, अब तरीक़ाकार क्या है, चार तरीक़ाकार है। चार तरीकों से एम्प्लॉयज को कल्चर सिखाया जाता है। स्टोरीज, कहानियां, आपके कल्चर से मुताबिक कोई इवेंट हुआ हो, तो लोगों का कोई एक्शन हुआ हो जिससे पता चलता हो कि यार नहीं, इस बंदे ने जो है ना, ऑर्गेनाइजेशन का जो वो कल्चर है उसकी वैल्यू के ऊपर ऐसे कमाल का काम किया कि वो मिसाल बन गई, वाह जी वाह। फिर उसकी एक स्टोरी बनाते हैं। इसकी मिसाल, यूनिलीवर में कुछ अरसा पहले सेफ्टी का कल्चर, अभी भी वो बड़ा मजबूत है। वो कहते हैं कि जनाब, सेफ्टी फर्स्ट देन वर्क, पहले सेफ्टी फिर काम, ठीक है। तो ये उनका कल्चर है, उनकी वैल्यू थी कि जी पहले सेफ्टी, एम्प्लॉय की सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, प्रोडक्शन का काम हो रहा है। तो वो कहते हैं जनाब नहीं, ऑन जॉब सिक्योरिटी, वर्क सिक्योरिटी जो है सबसे पहले। हेल्थ एंड सेफ्टी जो है, इन्होंने एक डिपार्टमेंट बना दिया जनाब, लोगों को ट्रेनिंग दे दी, और सजा और जजा बिल्कुल तयन हो गई। उनकी जो इंक्रीमेंट थी उनके अंदर भी डाल दिया कि जनाब इसने कोई सेफ्टी का कोई वायलेशन तो नहीं की, अगर किया तो भाई इसकी तनख्वाह जो है ना ज्यादा नहीं बढ़ेगी या इसकी प्रमोशन नहीं होगी, सीवियर। पूरा सिस्टम बना दिया है इन्होंने, ठीक है। अच्छा, उसमें होता क्या था कि जब किसी भी एम्प्लॉय ने किसी हादसे से बचाया हो सेफ्टी की वजह से, कि जनाब उधर पानी पड़ा हुआ था, जैसे कहानी नहीं बनाते, वो कहानी फिर जो है ना एक छाया होती थी उनके मैगजीन में, यूनिलीवर के। ये तमाम मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉलो करती हैं। अब क्या ये बनाया हुआ है वो मैगजीन में, पूरी स्टोरी जनाब, हीरो ऑफ द ईयर या हीरो ऑफ द मिलेनियम, क्या जनाब, के जी बशीर साहब, सेफ्टी कोऑर्डिनेटर, इतने बज के इतने मिनट पे इस दिन अपनी ड्यूटी पे आए, उन्होंने ये कुछ किया दिन। वो कहानी बनाई ना, फिर जैसे मौसम बड़ा खुशगवार था, आगे आए, देखा, देखा तो एक तरफ से जनाब वो फोर्क लिफ्टर आ रहा था, ट्रक आ रहा था अंदर से, लिफ्टर आ रहा था, और आगे देखा तो 10 बंदे खड़े हुए थे, कपे मार रहे थे साइड पे। दरमियान में देखा तो एक ऑयल गिरा पड़ा हुआ था। तो बशीर साहब ने जहां भांप लिया कि ये लिफ्टर वहां से गुजरेगा, तो स्लिप हुआ,
तो इससे एक्सीडेंट हो सकता है, या तो जानी नुकसान हो सकता है या माली नुकसान, जो उसके ऊपर लिफ्टर के ऊपर माल पड़ा है वो गिर सकता है। उन्होंने उसी वक्त ही जाके जनाब लिफ्टर को रोका, बंदे बुलाए, सफाई करवाई। फिर जो आगे बंदे खड़े हुए थे उनको कहा कि जनाब ये आपका सेफ प्लेस फॉर स्टैंडिंग नहीं है, आप इधर जाएं, ये सेफ्टी रूल की वायलेशन है। आपकी ये वायलेशन है कि जनाब आप बगैर देखे जनाब वो लिफ्टर जो है वो लेके आ रहे हैं। फिर सफाई वाला किधर है, जिसने तेल गिराया है वो किधर है, वो पूरा एक बना के उन्होंने स्टोरी छाप देनी है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ठीक है, इस स्टोरी से क्या पता चलेगा लोगों को कि यार सेफ्टी भाई सबसे पहले, कि ये तो भाई हीरो है, हीरो बना दिया उसको। अब कहानियां इस तरह की कहानियां बनती हैं। ठीक है, इन कहानियों के जरिए फिर लोग सीखते हैं कल्चर को, और जिस कल्चर की जिस वैल्यू को प्रमोट करना होता है, लोगों में शेयर करवाना होता है, लोगों को फॉलो करवाना होता है, उसकी स्टोरी बनाई जाती है, उसको बढ़ाया चढ़ाया जाता है। रिचुअल्स, repetitive sequence of activity that express and reinforce the values of the organization। जी, ये कोई ऐसी एक्टिविटी है जो अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में की जाती है, बार 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 याद करवाने के लिए लोगों को कि ये वैल्यू है। जितनी भी मैकेनिकल या ऑर्गेनाइजेशन जिनमें प्रोडक्शन हो, जिनमें रिस्क हो, ह्यूमन एक्सपोजर, ह्यूमन एक्सपोज होता हो रिस्क से, ऑयल एंड गैस, या जितने भी मल्टीनेशनल जहां पे प्रोडक्शन यूनिट है, स्पेशली ऑयल एंड गैस के जो यूनिट होते हैं जहां पर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर हो रही होती है, ऑयल एंड गैस कंपनीज जो होती हैं, पेट्रोलियम मार्केटिंग सर्विसेज जो होती हैं, रिफाइनरीज जो होती हैं, इनमें हर हफ्ते सेफ्टी ड्रिल होती है। ड्रिल क्या होती है कि वो सुबह सुबह सबको इकट्ठा कर लेते हैं, जो मॉर्निंग 9 बजे आते हैं, चाहे वो मैनेजर है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो क्लर्क है, चाहे वो पीएन है, वो सबको नाम लाइन में हाजिर कर लेते होते हैं और एक रटा रटाया सबक डेली करवाते हैं। क्या कि जी, फर्ज करें आग लग गई है, अब क्या करना है, फिर वो ड्रिल करते हैं, फिर वो ड्रिलिंग करते हैं। ऐसे ही पाक आर्मी का जो आर्मी के जो आपके होते हैं मशकें, ठीक है, तो बार बार किसी भी ऐसी कल्चर, किसी ऐसे वैल्यू की बार बार रेपिटिशन, उस एक्टिविटी को बार बार करवाना लोगों के जहन में ये डाल देता है कि ये एक रिचुअल बन चुकी हुई है, इसको लोग एज अ कल्चर ले लेते हैं। वो रिचुअल बना दी जाती है जनाब, मंडे को जनाब सुबह सुबह सब एक चाय का कप एमडी के साथ पियेंगे, लो जी कल्चर बन गया, और अपने सवालों जवाबात करेंगे। अब क्या जी, सोमवार वाले दिन तमाम लोग इकट्ठे होंगे एक हॉल के अंदर, एमडी साहब के साथ गपशप करेंगे, सवालों जवाब होगा, चला जाएगा। ठीक है, ओपननेस, इनोवेशन, कोई इनोवेटिव आइडिया है तो वो दे दें। ठीक है, ये इस तरह रिचुअल बना ली जाती है। कुछ बैंक्स के अंदर, बहुत अरसे पहले की बात है, 20-22 साल पुरानी बात है, कुछ बैंक्स के अंदर, मैं उस बैंक का नाम नहीं लूंगा, बट एक बहुत अच्छी एक रिचुअल ये थी पाकिस्तान के अंदर कि उनकी तमाम ब्रांचेस में पौने 9 बजे कुरान की तलावत पूरी ब्रांच में हो रही होती थी। उन्होंने अपनी हर ब्रांच के अंदर स्पीकर्स लगाए होते थे, कारी साहब एक आते थे या वैसे वो ऑडियो चला लेते थे कि 15 मिनट की वो कुरान पाक की तिलावत होती थी। ठीक है, वो बार बार रिपीटिव रिपीटिव, इस्लामिक बैंक था वो। ठीक है, सिखाने के लिए जनाब अब तीसरा जो तरीकाकार है वो मटेरियल सिंबल्स, फिजिकल एसेट्स डिस्टिंग्विशिंग द ऑर्गेनाइजेशन। जी, अब फिजिकल एसेट्स क्या है ऐसे
कि जो किसी भी कंपनी का कल्चर बताएं आपको, इसके मिसाल, लोकल मिसाल दूंगा क्योंकि इंटरनेशनल मिसालें शायद अभी आपका बच्चों का एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं है, आपका सेकंड सेमेस्टर है, आप लोगों अभी ताज़ा ताज़ा आप लोग इंटरमीडिएट करके आए हैं, तो थोड़ा सा आपका जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जो एक्सपोजर है वो इतना ज़्यादा नहीं है, उसकी एग्जांपल्स इतनी ज़्यादा नहीं है, आप डेप्थ में नहीं गए अभी, पर डेप्थ में नॉलेज नहीं है। हाँ, फेसबुक और वो इंस्टाग्राम और ये यूट्यूब वगैरह का आपको नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं मिसालें भी उनसे थोड़ा सा रिलेट करके दूंगा ताकि आप लोगों को समझ आए। ठीक है। अब जो लोकल मिसाल है फिजिकल एसेट्स की, जो कि कल्चर का हिस्सा बनती हैं, इसकी सबसे खूबसूरत मिसाल पाकिस्तान में ईसीएस है। ईसीएस, आप सब लोगों ने सुना होगा जी, ईसीएस ईसीएस ईसीएस। बहुत कम लोगों को इसका पूरा नाम मालूम है। ये है एहसान चप्पल स्टोर, ईसीएस। ठीक है। अब इनका फिजिकल एसेट क्या है? अच्छा, इनकी हायरिंग, ये क्योंकि बड़े इस्लामिक स्टेट ऑफ माइंड के लोग हैं इनके ऑनर्स, तो इन्होंने वो सारी अपनी जो विजन मिशन ईच एंड एवरीथिंग वो सारी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से रखी हुई है। अच्छा, अब ये हायरिंग करते हैं ना, तो आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ देम बहुत पुरानी बात है, इनका एक आउटलेट मुल्तान में था 2011 2010, 10 years बैक, 2010-11 में इनका मुल्तान में कैंट में इनका एक आउटलेट था, तो मेरा वहां जाना हुआ, तो मैंने देखा कि इन सब ने ना लाइट खाकी रंग के ना, लाइट ब्राउन कलर के, मस्टर्ड कलर के, लाइट मस्टर्ड कलर के कपड़े पहने हुए थे, सलवार कमीज, नीचे इन्होंने चप्पलें पहनी हो वो खेड़ियां, और माशाल्लाह सबकी दाढ़ी हो। अच्छा, सेकंड टाइम जब मेरा जाना हुआ तो नमाज का टाइम था, नमाज के टाइम पे क्या हुआ जनाब, इन्होंने शटर डाउन किया, सारे कस्टमर्स बाहर निकाले, बा जमात नमाज पढ़ी, फिर शटर खोल दिया। तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई ये क्या बात है? कहते हैं सर ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है कि एट द टाइम ऑफ नमाज हम लोग कोई कस्टमर एंटरटेन नहीं करेंगे। ठीक है। फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो खाना देती हैं अपने एम्प्लॉयज को, सीसीआई, यूनिलीवर, पीसीआई। अब सीसीआई कहते हैं जी कोका कोला इंटरनेशनल, यूनिलीवर अब सब लोगों का मालूम है, पीसीआई पेप्सी कोला इंटरनेशनल, पेप्सिको इंटरनेशनल। ठीक है। ये कंपनीज क्या करती हैं, अपने आप को कल्चर इनका डिस्टिंग्विश करने के लिए, सबसे अलग करने के लिए, कल्चर बनाने के लिए क्या करती हैं, एक मिसाल है कि ये अपने एम्प्लॉयज, अपनी वर्क फोर्स को खाना भी देते हैं। ये एक फिजिकल एसेट है, एक फिजिकल एक्टिविटी है। ठीक है। तो इस तरह की भी हरकतें की जाती हैं ताकि लोग कल्चर सीखें। तो ये कल्चर क्या है? लैंग्वेज, ये बड़ा मजे का पॉइंट है। चौथा और आखिरी पॉइंट, लोगों को कल्चर सिखाने के लिए, अपने रंग में रंगने के लिए, ये सारा काम, ये सारी चीजें क्यों की जा रही हैं? ताकि कंपनी अपने एम्प्लॉयज को अपने रंग में रंग ले। ठीक है। उसके लिए हम सारी तगोदो कर रहे हैं, ये चीजें पढ़ रहे हैं कि तरीकाकार के, हथियार के हैं, हथकंडे के हैं। लैंग्वेज कैसे, कैसे लैंग्वेज एक कंपनी का वैल्यू या पार्ट ऑफ कल्चर बन जाती है। ठीक है। इसकी सबसे एक्रोनिम्स, जार्गन्स ऑफ टर्म्स, फ्रेजेस एंड वर्ड मीनिंग स्पेसिफिक टू, कुछ ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपकी कंपनी के साथ, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ नथी हो जाती हैं, कि अगर उस लफ्ज को बोला जाए तो आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाता है कि ये कंपनी कौन सी है, ये ऑर्गेनाइजेशन। मसलन कहते हैं यार मैं, मेरा हैंडल है, जरा मेरे हैंडल को जरा लाइक कीजिएगा। अब आप लोगों को पता है, जो लोग ट्विटर यूज करते हैं उनको पता है कि हैंडल क्या चीज है। ठीक है। ट्रेंड क्या चीज है।
ठीक है। सिमिलरली यार, अगर आपकी आंखें बंद हैं और आपको एक आवाज सुनाई जाए कि सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, मींस ये यूट्यूब से रिलेटेड है। स्टेटस, मेरा स्टेटस, मैंने फलाना स्टेटस लगाया हुआ था, अच्छा ये स्टेटस क्या है? ये फेसबुक वाले, ये जो चीजें हैं ये आपके साथ कल्चर का हिस्सा बन जाती है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का हिस्सा बन जाती है, क्योंकि ये आप इनके नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। इसकी सबसे खूबसूरत मिसाल आज से 3 साल पहले, ऑलमोस्ट 3 साल तो हो ही गए, वो एक, अगर मैं अब नाम लूंगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो क्या है। वो बड़ा नारा मशहूर हुआ था कि वो तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। तो आपको एकदम से ख्याल आ जाएगा कि यार तब्दीली का मतलब क्या है और ये नारा किसने लगाया था। तो वो ये नारा जो है, ये जो टर्म है, ये जो फ्रेज है, इस ये बिल्कुल अटैच हो गया पीटीआई के साथ। ठीक है। इस तरीके से भी कल्चर सिखाए जाते हैं। ठीक है जी। ये हमारा हो गया लोगों को कल्चर कैसे सिखाया जाता है। अच्छा, अब भाई मैनेजर पे क्या असरात होते हैं कल्चर के? एक तो मालिक हो गया जिसने कल्चर बनाना है, इंट्रोड्यूस करना है जिसने कल्चर। एक वो लोग हो गए जिन्होंने कल्चर को फॉलो करना है। दरमियान में अटक गया मैनेजर। तो मैनेजर के लिए क्या मसाइल? कल्चर की जो बाउंड्रीज हैं, कल्चर के जो कंस्ट्रेंट्स हैं, वो मैनेजर पे कैसे असरअंदाज होते हैं, मैनेजर के फैसलों पे कैसे असरअंदाज होते हैं। कि बाज औकात समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कुछ कह रहा होता है, एक मैनेजर वो फैसला कुछ करने जा रहा होता है जो बनता है। आप एक फैसला करने जा रहे हैं जो बिल्कुल सिचुएशन के मुताबिक बिल्कुल राइट है, ठीक है, बट ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है उसके अगेंस्ट जा रहा है वो। इसको हम कहते हैं कल्चरल कंस्ट्रेंट्स, कि कहां कहां पे आके मैनेजर कल्चर की वजह से अपने फैसलों को थोड़ा सा बदलता है, थोड़ा सा चेंज करता है। ठीक है। वो 3 कंस्ट्रेंट है। ये इतना कोई मुश्किल नहीं है, आप इसमें देख लीजिएगा। ठीक है। पहली चीज, वट एवर मैनेजरियल एक्शंस द ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइजेस एज प्रॉपर और इम्प्रॉपर ऑन इट्स बिहाफ, या तो प्रॉपर है जी या इम्प्रॉपर है डिसीजन मेकिंग जितनी की जितनी वो मैन इसके कंपनी के बिहाफ के ऊपर है। ठीक है, जो कुछ डिसीजन मेकिंग हो रही है। अब जाहिर सी बात है, मुझे एक बात बताएं, एक कंपनी का कल्चर है, वो भी कंपनी का कल्चर है, अब मैनेजर डिसीजन कर रहा है, वो भी तो कंपनी के बिहाफ पे कर रहा है, दोनों कंट्राडिक्ट करके काम खराब हो जाएगा। ठीक है। whatever organizational activities the organization values and encourages the overall strength or weakness of the organization culture। अब बात यह है कि किसी भी कल्चर का मजबूत होना या वीक होना, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का मजबूत होना या वीक होना, उसकी ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है और वीकनेस है, वो भी मैनेजर के फैसलों पे असरअंदाज होती है। भाई वीक कल्चर होगा तो कल्चर के अकॉर्डिंगली जब फैसला करेगा तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। और अगर कल्चर बहुत स्ट्रांग होगा तो उस कल्चर की अगेंस्ट जरा सा भी 10% भी कोई अगेंस्ट डिसीजन वो नहीं कर सकेगा। ठीक है। आखिरी चीज बड़ी मजेदार, सब चीजों का मुद्दा, सिंपल रूल फॉर गेटिंग अहेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी कंपनी में तरक्की करने का सबसे सुनहरा असूल वो क्या है? फाइंड आउट व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन रिवार्ड्स एंड डू दोस थिंग्स। भाई तलाश करें उन चीजों को जिनको ऑर्गेनाइजेशन जिस पे रिवार्ड देती है, इनाम देती है, वो चीजें तलाश करें और वो करें। जिस पे ऑर्गेनाइजेशन खुश होती है, रिवार्ड देती है, बस वो किए जाओ। ये गोल्डन रूल है।
ठीक है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिसमें कहा जाता है, जिसमें कल्चर बना होता है, काम करो ना करो, बॉस को खुश रखो। लोगों की ज्यादा कोशिश क्या होती है, बस आनिया जानिया, बॉस के घरों के काम भी हो रहे हैं, बॉस जी सर मैं हाजिर, वो प्रमोट भी हो रहा है, काम कुछ नहीं टके का नहीं कर रहा। हमारा जो बल्दिया का निजाम है बिल्कुल इसी के ऊपर है। आपको बल्दिया के लोग मिलते ही नहीं है, सफाइयां होती नहीं है, सेवरेज का काम ऐसे पड़ा हुआ क्यों, बस वो जी हजूरी में लगे हुए हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं वो कहते हैं भाई बात यह है बॉस को मिलो ना मिलो, काम होना चाहिए, तो फिर वहां काम करना पड़ेगा, वहां पे ये जी हजूरी नहीं चलेगी। ठीक है, तो कल्चर के मुताबिक अब चले। ले जी, ये हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज एस्टैब्लिश एंड मेंटेन, ये हमने बड़ा डिटेल में आगे पढ़ लिया, इसकी स्लाइड अब आई है। सब फिलोसफी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडर हमने पढ़ लिया, फिलोसफी क्या है मालिक की, विजन मिशन क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया, भाई जैसा कल्चर रखा है वैसे बंदे भी तो रखो जो मेल खाते हैं आपसे कल्चर से। फिर टॉप मैनेजमेंट है, उसका बिहेवियर क्या है कल्चर को लेके। ठीक है, फिर ओरिएंटेशन करें, उसकी सोशलाइजेशन करें कल्चर के साथ नए आने वाले बंदे की, लो जी कल्चर बन गया। हाँ जी। अब बात यह है कि डिटेल में अब ये पढ़ना है या ये समझना है कि जो जो एक फंक्शन है मैनेजर के, मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं, इनको हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं और मैनेजमेंट प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, चार, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, ये चार है। अब ये जो कल्चर है ये प्लानिंग में कैसे असरअंदाज हो सकता है फैसलों पे, कि प्लानिंग करते हुए एक मैनेजर जब प्लानिंग कर रहा हो तो कल्चर आड़े कहाँ कहाँ किस किस जगह पे आड़े आएगा, कैसे आड़े आएगा। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजिंग जब करें तब, कंट्रोलिंग तब, लीडिंग करें तब। ठीक है जी। अच्छा, सबसे हम इसको बड़ा शॉर्ट पढ़ेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि एक दो दो तीन तीन पॉइंट हैं, हम वो पढ़ लेंगे, उसके बाद जब हम ये चैप्टर खत्म कर लेंगे फिर हम स्टार्ट करेंगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, के फैसला कैसे करते हैं, फिर हम आएंगे फंक्शंस की तरफ बड़ी डिटेल में, हम फिर फंक्शंस पढ़ेंगे, फिर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी पढ़ेंगे, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग पढ़ेंगे। बस ये इतना ही कोर्स है आपका, ज़्यादा मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इस सब्जेक्ट का नाम है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। हमने आपको सिर्फ एक तारुफ देना है कि मैनेजमेंट है क्या चीज़, ये कैसे होती है, ये क्यों ज़रूरी है, आपके कोर्स में क्यों शामिल की गई है। इसके ऊपर मैं आपको एक फिजिकल लेक्चर क्लास में दे चुका हुआ हूं कि मैनेजमेंट कोर्स का पढ़ना कैसे रिलेटेड है बीएस इकोनॉमिक्स के साथ, क्या इसकी जरूरत है कि ये होना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट का मतलब है टू हैंडल। अब हैंडल क्या करना है, हैंडल टू हैंडल रिसोर्सेज। ठीक है, अब रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, आपके मटेरियल रिसोर्सेज भी होते हैं, आपके एम मटेरियल रिसोर्सेज भी होते हैं किसी भी कंपनी के अंदर। ठीक है, अब रिसोर्सेज क्या, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज। जब इकोनॉमिक रिसोर्सेज की बात आ जाती है तो फिर मैनेजमेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज में जब आएंगे तो फिर आगे इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट भी आपसे कर रिलेट कर जाएगा, कि इकोनॉमिक्स में आप सिंपल सी बात, जब उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे एडम स्मिथ की, फिर उसके आगे जब आप आएंगे तो ये फिर सारी, जब एंड पे आप जब चले जाएंगे मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स में जब जाएंगे, तो मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स का मतलब ही यही है कि आपने मैनेजमेंट उसमें इंड्यूस की है। तो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट आप अलहदा पढ़ रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर आप मैक्रो पढ़ेंगे, अलॉन्ग साइड फिर आप आगे जाके मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। अब इकोनॉमिक्स का आपको मालूम होगा, मैनेजमेंट का आपको पता होगा, तो आप मैनेजेरियल फाइनेंस को बड़े अच्छे तरीके से समझ सकेंगे, थोड़ा सा फाइनेंस का भी इसमें टच आएगा। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ बड़ा डिटेल इंट्रोडक्शन मैं आपको दे चुका हूँ फिजिकल लेक्चर में,
मेरा नहीं ख्याल कि आपको दोबारा इसको रिपीट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये भी आप लोगों को बता चुका हुआ हूं मैं कि साइंस बेसिकली क्या चीज है। साइंस और आर्ट्स में डिफरेंशिएट मैंने आपको बता दिया था। फिर साइंस के डिफरेंट ब्रांचेस का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया फिजिकल क्लास के अंदर। और फिर हमने सोशल साइंसेस को देखा एज अ मेजर। उसमें फिर हमने दो जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस और मैनेजमेंट इज आल्सो अ सोशल साइंस। ठीक है, तो ये दोनों सोशल साइंसेज हैं। तो आगे चल के ये दोनों हमारे फील्ड में काम आएगी। स्टार्ट करते हैं प्लानिंग से, कि प्लानिंग का मतलब यह कि प्लान करना। ठीक है, फ्यूचर एंटिसिपेशंस देखते हुए फ्यूचर की प्लानिंग करना। ठीक है, एक कोर्स ऑफ एक्शन बनाना कि ये ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे होगा। ये कहना आसान है, मगर जब हम प्लानिंग के प्रोसेस पढ़ेंगे, प्लानिंग की चीजें पढ़ेंगे, तो ये बड़ा डिटेल में चला जाएगा। अभी तक के लिए सिर्फ आपको इतना ही जानना जरूरी है कि प्लान करना। ठीक है, अब जब मैनेजर जब प्लानिंग के डिसीजन कर रहा होता है, जब प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें कई चीजें इन्वॉल्व होती हैं। जब आप प्रोफेशनल लेवल पे, मैनेजमेंट लेवल पे जाते हैं, तो आपको प्लानिंग करते वक्त बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। और प्लानिंग इट सेल्फ इज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो प्लानिंग करते हुए कल्चर कहाँ कहाँ मैनेजर को अफेक्ट करे। पहला पॉइंट, द डिग्री ऑफ रिस्क दैट प्लान शुड कंटेन। अब बात यह, जो प्लान बना रहे हैं वो रिस्क कितना उसमें होना चाहिए, ये कल्चर बताएगा। कुछ कंपनीज कहती हैं जनाब, नो वी आर रिस्क अवर्सिव कंपनी, हमने रिस्क नहीं लेना। तो फिर आप डिपेंडेंट हो गए ना प्लान करते हुए। अब आप रिस्क नहीं ले सकते, आपको कल्चर के हिसाब से चलना पड़ेगा। नहीं भाई, कोई ऐसा प्लान बनाओ जिसमें कंपनी को लगे कि इसमें रिस्क ही कोई नहीं है। और अगर कंपनी कहती है नहीं जी हम लोग मीडियम टू मॉडरेट रिस्क एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो फिर प्लान भी उस हिसाब से बनेगा। ओके, ये प्लानिंग करते वक्त आपको सोचना पड़ेगा, और वो प्लान्स बनाने पड़ेंगे, और वही प्लान्स को आगे आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सेकंड, वेदर प्लान शुड बी डेवलप्ड बाय इंडिविजुअल्स और टीम। हाँ जी, अब कंपनी के अंदर कल्चर क्या है जी? टीम कल्चर है, कि टीमें बनाई हुई हैं, और टीमों को जनाब, टीमों के लिए प्लान बनाए जाते हैं, और टीम्स को ही आगे एग्जीक्यूट करती है, टीम्स ही एग्जीक्यूट करती है प्लान्स। अब जब टीम्स ये कल्चर है, फिर आपका प्लान हो जाएगा टीम बेस्ड। कोई भी प्लान बनाना है आपको। और अगर इंडिविजुअल का कल्चर है कि नहीं, हर बंदे को अलग अलग, अब जैसे आपकी क्लास है, ठीक है, अब हम आपसे एक ग्रुप बना के तो पेपर नहीं ले सकते, हर बच्चे से पेपर अलग अलग ही लेना है। तो कल्चर क्या है कि आपसे पेपर अलग अलग लेना है, क्योंकि मार्क्स आपको अलग अलग देते हैं। ठीक है, तो पेपर भी इसी तरीके से देख के बनाया जाता है कि यार सब बच्चों को कलेक्टिवली देख के। एग्जामिनेशन का पैटर्न भी वैसे रखा जाता है, सिटिंग प्लान रखा जाता है ऐसे। जब ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, तब एग्जामिनेशन का सिस्टम कुछ और होता है, सीटिंग अरेंजमेंट कुछ और होता है। ठीक है, इसी तरह प्लान्स भी ऐसे ही होते हैं। थर्ड पॉइंट है द डिग्री ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग इन विच मैनेजमेंट विल एंगेज। हाँ जी, अब जिस इन्वायरमेंट में मैनेजमेंट जो है वो इंगेज होगी, उसकी स्कैनिंग भी तो करनी। तो कितनी को डिटेल चाहिए है उस माहौल की, कितनी को डिटेल देनी है, कंसिडर करनी है प्लानिंग करते हुए। सेकंड है जी ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये होता है कि आपने लोगों को हायर करना। ठीक है, काम को ऑर्गेनाइज करना है, लोगों को ऑर्गेनाइज करना। मैनेजमेंट में हम कहते हैं कि लोगों को ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, कौन करेगा काम, कौन कौन करेगा काम। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में कि ऑर्गेनाइज करना चीजों को। अब ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे ना, प्लान तो कर लिया है कि क्या होगा। प्लानिंग का मतलब होता है कि व्हाट शुड बी डन, क्या
किया जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब कौन करेगा? पहला पॉइंट, हाउ मच ऑटोनॉमी शुड बी डिजाइन इनटू एम्प्लॉयज जॉब। अब भाई जिन्होंने काम करना है उनको आजादी कितनी देनी है तो फैसला कर सके। कंपनी का कल्चर कहता है जी सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन है, फैसला चौधरी साहब नहीं करना है, तो फिर आप तो उनको फैसले की इख्तियार नहीं दे सकते। तो आपका जो फैसला है, जो आपकी डिसीजन मेकिंग है मैनेजर की, उस पर कल्चर अड़े आ गया। तो कल्चर कहता है नो, द एम्प्लॉय इज नॉट ऑटोनोमस इन डिसीजन मेकिंग। फर्ज करें खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई इवेंट हो जाता है, उसमें अगर ऑटोनॉमी नहीं दी, कल्चर नहीं है, तो कोई एम्प्लॉय उस इवेंट को सॉल्व नहीं कर सकता। सेकंड पॉइंट, वेदर टास्क शुड बी डन बाय इंडिविजुअल और इन टीम्स। सेम प्लान, प्लानिंग में भी देखा हमने, अब देखे ना, प्लान किया कल्चर को देख के कि इंडिविजुअल्स हैं, अगर कल्चर इंडिविजुअल का है तो इंडिविजुअल के हिसाब से प्लानिंग की है, और अगर टीम का कल्चर है तो टीम की प्लानिंग की है। अब जब प्लानिंग की है तो ऑर्गेनाइजिंग भी तो उस हिसाब से होगी ना, टीमों में बंदे रखेंगे, टीमें बना देंगे लोगों की, ठीक है, बनानी पड़ेंगी क्योंकि कल्चर कहता है। आप मजबूर है, मैनेजर मजबूर है ये फैसला करने पे, तो भाई उसने ऑर्गेनाइज जब लोगों को करना है काम करवाने के लिए, तो उसको फिर टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, अकेलों को नहीं चला सकता वो। तीसरा है डिग्री टू विच डिपार्टमेंट मैनेजर इंटरेक्ट विद ईच अदर। हाँ जी। अब मुख्तलिफ किस्म के डिपार्टमेंट मैनेजर आपस में कितना ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे, मेल जोल रखेंगे। अगर कंपनी कहती है नहीं जी कि हम तो कंपेटिटिव पे करते हैं जी, कंपटीशन, एम्प्लॉयज का आपस में कंपटीशन होना चाहिए, कल्चर है, और जब कंपटीशन होता है तो फिर इनका इंटरेक्शन आपस में कम रखा जाता है। और अगर टीम बिल्डिंग हो, कोऑपरेटिव कल्चर हो, फिर इंटरेक्शन का ज्यादा होता है आपस में। लीडिंग, the degree to which managers are concerned with increasing employee job satisfaction। हाँ जी। अब जॉब सेटिस्फेक्शन कितनी देनी है एम्प्लॉय को, ये भी कल्चर डिसाइड करेगा। कैसे देनी है, ये भी कल्चर डिसाइड करेगा। एम्प्लॉय को काम से कैसे खुश रखना है, वो भी कल्चर डिसाइड करेगा। मसलन कि कल्चर है कि सीनियोरिटी बेस के ऊपर जनाब प्रमोशन मिलेगी, तो सीनियोरिटी बेस पे देनी पड़ेगी। एक कॉम्पिटेंट ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा, उसको नहीं हो, इसी तरीके से जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होगी उसकी। व्हाट लीडरशिप स्टाइल आर अप्रोप्रिएट, लीडरशिप स्टाइल कौन सा वो भी कल्चर ही डिसाइड करता है कि ब्यूरोक्रेटिक रखना है, ऑटोक्रेटिक रखना है, क्या करना है, लीडरशिप का स्टाइल, वो भी कल्चर, क्योंकि कल्चर ही है जिसकी वजह से ये डिसाइड होगा। कल्चर के अगेंस्ट कोई लीडरशिप स्टाइल जाएगा तो हम उसको, मैनेजर उसको नहीं कर सकता, ये करना भी चाहेगा तो नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसका डिसीजन जो ऑटोमेटिकली कल्चर के हक में होता है। कल्चर के अगेंस्ट हमने देखा कि हम नहीं जा सकते। अच्छा जी, वेदर ऑल डिसएग्रीमेंट्स इवन कंस्ट्रक्टिव वंस शुड बी एलिमिनेटेड। अब बात यह है, एक कंपनी जिसका कल्चर है जो कहती है ब्यूरोक्रेटिक है कि नहीं जनाब, गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट अपनी रेट कायम करनी है, किसी को अच्छा लगे किसी को ना लगे, ठीक है, ये कल्चर है। इसमें क्या है, कोई बंदा डिसएग्रीमेंट कर भी जाए, कर दो फैसला, फैसला कर दो, मैनेजर का फैसला कर दो, माना जाएगा, रेट है। अगर कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे कहते हैं कि यार नहीं, मेजर माइट इज राइट, मेजोरिटी इज अथॉरिटी, यार कंसेंसस कंसेंसस कर लें ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। कंट्रोलिंग, whether to impose external controls or to allow employees to control their own actions। अब कंट्रोल कैसे करना है उनको,
ये हम पढ़ेंगे जाके कंट्रोलिंग कौन कौन से टूल्स हैं, लीडिंग कैसे कैसे होती है, प्लानिंग कैसे होती है, ऑर्गेनाइजिंग कैसे होती है, ठीक है। व्हाट क्राइटेरिया शुड बी एम्फसाइज्ड इन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एवेल्युएशंस, वही बात जो मैंने पहले की है कि कंपनी का कल्चर है कि जी हजूरी, जिसने बॉस को खुश रखा उसकी बल्ले बल्ले, उसको तरक्की मिल गई। तो जो बेचारा काम करता होगा कुछ भी नहीं, क्राइटेरिया बन गया ना जी। बॉस ने कहा भाई ये मेरा बंदा है, इसको कर दो प्रमोट, हो जाता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कहते हैं भाई नहीं जी हजूरी नहीं चाहिए, काम चाहिए। फिर क्या है, फिर मैनेजर को डिसीजन करना पड़ेगा कि नहीं, परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन हो, ठीक है। बजट भी है, आगे हम इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है जी। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इश्यूज। अच्छा, अब ना दो किस्म के कल्चर होते हैं अभी जिसमें हमें बात की है। एक है इनोवेटिव कल्चर और एक है एथिकल कल्चर। अच्छा, ये आगे फिर ना कल्चर और भी ज्यादा इकसाम बढ़ गई मेरे पास, क्योंकि मैं हम जो स्लाइड्स जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो 9th एडिशन की हैं इस बुक की, मगर इसमें मजीद और भी चेंजेस आई हैं, कुछ डेवलपमेंट हुई हैं। मेरे पास 14th एडिशन जो है वो बुक है वो है, तो उसमें और भी जो कल्चर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो आ चुके हुए हैं, जिसमें इनोवेटिव कल्चर है, एक है कस्टमर रिस्पॉन्सिव कल्चर, एथिकल कल्चर, सस्टेनेबिलिटी कल्चर, ठीक है। ये चार किस्म के कल्चर्स हैं। अब इन कल्चर्स को हम कल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। आज का लेक्चर इतना काफी है। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक लेक्चर हमारा बोले जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। देन वी विल मूव टू डिसीजन मेकिंग, ठीक है, मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग कैसे है। देन फिर हम जो है वो फंक्शंस की तरफ जाएंगे। टेक केयर। आपके योर क्वेश्चंस आर ऑलवेज वेलकम। व्हाट्सएप के ऊपर जिसको प्रॉब्लम है व्हाट्सएप के ऊपर अपना सवाल पोस्ट कर सकता है, या इस वीडियो के ऊपर भी जो है आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। टेक केयर। अपने बड़ों का ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। टेक केयर। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।